Hello everyone. So today we will discuss about the properties or laws of action potential. इससे पहले अगर आपने एक्शन पोटेंशियल का पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू कि आप पहले वो जाके देख लीजिए. उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस फेजेस एंड द आयनिक चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द एक्शन पोटेंशियल, इन द सीक्वेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल. दूसरा बच्चों, अगर आपको पर्सनली मुझसे पढ़ना है, आपको डाउट्स क्लियर करने हैं अपने एंड यू ऑल्सो वांट कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूं, तो आप मुझसे नीचे दिए गए लिंक पे जहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी डाला है, यू कैन गो एंड कॉन्टैक्ट मी थ्रू द मेल. तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें आई विल डिस्कस. तो हम वापस आते हैं वीडियो के ऊपर. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्शन पोटेंशियल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ऑल और नन रिस्पॉन्स, रिफ्रैक्टरी पीरियड, कंडक्टिविटी, एकोमोडेशन एंड एक्साइटेबिलिटी. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की. तो इसमें दो टर्म्स आती हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी. थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है? ये वो लेवल होता है मेम्ब्रेन का जहाँ पे एक्साइटेबल सेल अंडरगो रैपिड डीपोलराइजेशन. वेयर एज थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि भाई इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर करंट की या स्टिमुलेटिंग डिवाइस की जो कि एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, दोनों में फ़र्क समझो. पोटेंशियल क्या है कि हाँ मेरा इतना पोटेंशियल है, मैं इतना कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा इतना पोटेंशियल है कि मैं 100 में से 90 मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ. सो दिस इज़ माई पोटेंशियल कि मैं 100 में से 90 ला सकती हूँ. ठीक है, ऐसे ही नर्व का है कि भाई इस नर्व का इतना पोटेंशियल है कि ये इतना डीपोलराइज हो जाएगी, इतने लेवल पे ये इतना डीपोलराइज हो जाएगी. ठीक है, अब थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या हुई? इंटेंसिटी ये हुई कि भैया मैं 100 में से 90 मार्क्स तो ला सकती हूँ, बट मुझे ये चाहिए कि कोई मुझे अच्छा टीचर मिले, मेरे को फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने कोई ना दे, ठीक है, और मेरे ऊपर कोई देख रेख करने वाला हो. ठीक है, सो दिस इज़ द इंटेंसिटी कि हाँ इतना इतना सब होगा तो मेरा पोटेंशियल अच्छे से आ जाएगा, वरना नहीं आ पाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. So SD curve tell us about the relationship between the intensity of the stimulating current and the duration for it which it should be applied. तो इसमें बच्चों दो पार्ट आते हैं, ठीक है, क्रोनैक्सी और रियोबेस का. तो अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो आगे. सो स्टिमुलाई ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर कोई स्टिमुलस मैं दे रही हूँ एंड इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटी ड्यूरेशन का है, तो वो टिश्यू को एक्साइट नहीं करेगा. अगर बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन का है तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी. वीक स्टिमुला है तो अ पॉइंट विल बी रीच्ड व्हेन देयर इज़ नो रिस्पॉन्स. तो इसमें बच्चों कंसेप्ट आता है रियोबेस और क्रोनैक्सी का. So in this diagram you can see both रियोबेस एंड क्रोनैक्सी. तो रियोबेस का होता है बच्चों, रियो मतलब करंट, बेस मीन्स लोएस्ट. सो इट इज़ द वीकेस्ट करंट, मिनिमल करंट विच कैन एक्साइट अ टिश्यू. ठीक है, उसको हम कहते हैं रियोबेस. द टाइम फॉर विच इट शुड बी अप्लाइड इज यूटिलाइजेशन टाइम. अब उस करंट को हमें कितनी देर तक अप्लाई करना है उसे हम कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम. द नेक्स्ट थिंग इज द क्रोनैक्सी. क्रोनैक्सी क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच अ करंट ऑफ ट्वाइस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रियोबेस इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन क्रोनैक्सी. यानी कि क्रोनैक्सी इज 2 इंटू रियोबेस. सिंपल. सो क्रोनैक्सी वैल्यू कांस्टेंट रहती है एक्साइटेबल टिश्यू के लिए. दूसरा जो प्रॉपर्टी है बच्चों एक्शन पोटेंशियल की, दैट इज़ दी ऑल और नन रिस्पॉन्स. तो इन्होंने बोला कि कोई स्टिमुलस है जो कि उतनी इंटेंसिटी का नहीं है जितना उसे होना चाहिए एक नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, तो इट विल नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, अगर मान लो मुझे स्टिमुलस देना है किसी मसल को, ठीक है, और मान लो मुझे पता है कि इस नर्व को अगर मैं 80 मिलीवोल्ट तक का स्टिमुलस दूंगी तो ये स्टिमुलेट होगा, बट अब मैं उसे स्टिमुलस ही कितना दे रही हूँ, 20-30 मिलीवोल्ट का, तो वो क्या होगा, एक्साइट होगी? वो नहीं होगी. ठीक है, वो उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी. ठीक है, बट इफ अ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड फर्दर इंक्रीज इन स्टिमुलस इंटेंसिटी प्रोड्यूसेस नो इंक्रीमेंट इन हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ऑल्सो इसमें अब क्या बात आ जाती है कि अगर मान लो मैं 80 मिलीवोल्ट पे वो स्टिमुलेट हुई, एक्साइट हुई, मैं उसको 80 मिलीवोल्ट ही दिए जा रही हूँ फिर, ठीक है, बहुत टाइम तक, तो क्या उसके बाद उसका एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वो उतने ही लेवल पे रहेगा. सो दिस इज़ द ऑल और नन
response. ठीक है, once threshold voltage is reached, the stronger the stimulus, the more frequently action potential are generated. Stimulus of adequate intensity is reached, the events are no longer dependent on stimulus intensity. The all or none relationship between the stimulus and response is called all or none law. Then the third is the refractory period. सो अगर मैं दो सक्सेसिव स्टिमुलाई दे रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल थ्रेशहोल्ड इंटेंसिटी के या उससे ऊपर, तो देखा गया है कि पहले स्टिमुलस के बाद सेल बिकम्स रिफ्रैक्टरी, यानी कि नॉन रिस्पॉन्सिव टू द सेकेंड स्टिमुलस. द ड्यूरेशन फॉर विच इट रिमेन्स रिफ्रैक्टरी इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड. तो रिफ्रैक्टरी पीरियड बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव. एब्सोल्यूट कहाँ से कहाँ तक होता है? इट बिगेन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ फायरिंग लेवल टू दी 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन. अब इसका पहले आप रिफ्रैक्टरी पीरियड समझ गए क्या होता है? मतलब कि मैंने एक नर्व को, किसी फाइबर को स्टिमुलेट किया, ठीक है, और मैंने अच्छी खासी इंटेंसिटी पे स्टिमुलेट किया, ठीक है, और मैंने 2 बार उसको स्टिमुलस दिया. तो पहले वाला स्टिमुलस गया, तो उसके बाद देखा गया कि थोड़े टाइम के लिए जो दूसरा वाला स्टिमुलस था जो उसको एक्साइट कर सकता था, उसके लिए द नर्व बिकेम रिफ्रैक्टरी, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसे. इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. अब ये दो तरीके का होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. एब्सोल्यूट वाले में क्या होता है? अब इनका ड्यूरेशन होता है कहाँ से कहाँ तक? फायरिंग लेवल से 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन. कि यहाँ पे चाहे पीछे से कितना भी धक्का आ रहा हो ट्रेन का कि भाई हाँ नर्व इम्पल्स आ रही है, इम्पल्स आ रही है, इम्पल्स आ रही है, ये रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं इतने ड्यूरेशन के अंदर. रिलेटिव वाला कब से कब तक होता है? रिलेटिव वाला बिगिन करता है एट द एंड ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड अप टू द स्टार्ट ऑफ आफ्टर डीपोलराइजेशन. और इसमें थोड़ा बहुत चांस होता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस आ गया तो भाई मैं तो रिस्पॉन्स कर दूंगा, मैं तो एक्साइटेशन प्रोड्यूस कर दूंगा. सो दिस इज, यू कैन सी इन द ग्राफ, कलर्ड एरिया है विच इज शोइंग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है बच्चों, सो डीपोलराइजेशन के टाइम पे हमारा एम गेट ओपन होता है, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, यानी कि वो अंदर की तरफ आता है. अब पर रीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय एच गेट. सो कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं आ पाता जब तक इन गेट का इनएक्टिवेशन हो, ओपन हो. रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है? बिकॉज ऑफ द सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि उससे भी ज़्यादा स्टिमुलस आता है, तो जो हमारा एच गेट होता है वो ओपन हो जाता है इस वाले फेज में. तो जो सोडियम चैनल है दे आर नाउ अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन. सो एक्शन पोटेंशियल एलिसिटेड वुड हैव लोअर अपस्ट्रोक वेलोसिटी एंड लोअर ओवरशूट पोटेंशियल. देन द नेक्स्ट इज द कंडक्टिविटी. So action potential generated at one side of excitable cell act as stimulus for production of action potential in adjacent regions of membrane. यानी कि जो action potential है ये सीरीज की तरह आगे बढ़ता है, ठीक है. एक जगह पे आपको डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, उससे अगली जगह जो है उस पर भी फिर बाद में डीपोलराइजेशन होगा, और जो पुरानी जगह है वहाँ पे फिर से डीपोलराइजेशन आ जाएगा. सो एक्टिवेशन इम्पल्स इज कंडक्टेड अलॉन्ग द सेल मेम्ब्रेन एज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन. सेल्फ प्रोपोगेशन होता है इसका सर्कुलर वे में. इट डज नॉट डीपोलराइज एरिया बिहाइंड इट बिकॉज दिस एरिया इज रिफ्रैक्टरी. तो यानी कि पीछे नहीं जाता, आगे की तरफ ही जाता है हमेशा. You can see in this diagram the direction of conductivity. इसमें आपको माइलिनेटेड फाइबर के बारे में बताया गया है, नर्व कंडक्शन. सो डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है एज द करंट फ्लो डायरेक्शन इनसाइड द नर्व. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल डज नॉट चेंज एज it is conducted along membrane because new action potential are being generated constantly. Speed जो है propagation की वो vary करती है and it differs from tissue to tissue and this is an active process. अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है अकोमोडेशन की. सो व्हेन एक्साइटेबल सेल इज सब्जेक्टेड टू स्लो राइजिंग करंट द मेम्ब्रेन फेल्स टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, दैट इज इट अडेप्ट्स, एकोमोडेट्स. ठीक है, यानी कि अगर आप एक ही बहुत ही लो करंट को दे रहे हो तो एक टाइम के बाद आएगा कि वो ना ज़िद्दी बन जाएगा कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. सो दैट इज़ द एकोमोडेशन. रीज़न क्या होता है? बिकॉज ऑफ द स्लो ओपनिंग एंड डिलेड क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज पोटेशियम चैनल्स.
If depolarization occurs rapidly, so there is opening of sodium channel is more than opening of potassium channel. Depolarization बहुत धीरे हो रहा है, तो opening of potassium channel balances the sodium channel and hence no action potential is formed. बट वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन? तो बच्चों होती दोनों एक ही चीज़ है, बट नर्व फाइबर के अंदर जब ये चीज़ होती है, दो टर्मिनोलॉजी कम्स इज अकोमोडेट. जब ये नर्व एंडिंग पे होती है ये चीज़, तो द टर्मिनोलॉजी विच कम्स इन टू प्ले इज द अडेप्टेशन. Now the next property is the excitability. So it is the property of the cell by which they can respond to changes in the internal and external environment. It is because of disturbances in the ionic equilibrium. The fibers can be stimulated by mechanical, chemical, thermal, electrical stimuli. So the production of wave of depolarization called excitation, activation, impulse show that a nerve is excited. Now the factors affecting the excitability are SD curve of the stimulus and the extracellular fluid calcium concentration. अगर calcium की concentration decrease है, so there will be increased excitability. क्यों? Because it increases permeability of cell membrane to sodium. If there is increase in calcium, so there will be decrease in excitability because it causes sodium, the cell membrane, to be less permeable to sodium, and hence stability of the membrane becomes more. So this ends about the properties and laws of action potential. If you have any doubt, you can ask me in the comments. उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID है. इफ़ यू वांट फेस टू फेस इंटरेक्शंस थ्रू जूम और गूगल मीट, आप पढ़ना चाहते हो और आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू मेल. थैंक यू.